नमस्कार साथियों। मैं हरिओम बेके नामदेव आपके अपने प्लेटफॉर्म विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको अच्छे से पता है कि 28/4/2026 को यानी कि कल ये विज्ञापन जारी हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, जो कि आप लोग इसका बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड का संशोधित विज्ञापन जारी हो चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न है कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्या ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ओपन हुआ है जो पहले से आवेदन कर चुके थे, या कुछ अन्य लोगों को भी अवसर मिलेगा? क्या वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं जो 2022, 2023, 2024, 2025 या 26 में अपनी योग्यता को पूरा करते हैं? तो इन सभी प्रश्नों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता होगी? कुल कितने पद हैं? कौन-कौन ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉर्म भरते समय हमारे पास होने चाहिए? आवेदन शुल्क क्या होगा? और साथ ही साथ इसकी अपर एज लिमिट क्या होगी? तो इन सभी बातों को समझना है तो एक धैर्य से इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। फॉर्म भरने से पहले अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और पूरी जो विज्ञापन जारी हुआ उस विज्ञापन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इन्फॉर्मेटिव क्लास को। सबसे पहले तो हमें समझना ये है कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ है, कि इस विज्ञापन में ऐसी क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री को पहले समझ लेते हैं थोड़ा-सा। कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ, जो कि अभी परीक्षा आपने देखा कि 2 दिन परीक्षा हो चुकी है, और उसमें से सिर्फ़ ऐसे सब्जेक्ट्स रहे जिन पर ग्रहण लगा हुआ था। उनमें से एक सब्जेक्ट है आपका, मतलब सिंगल सब्जेक्ट है ये बीएड का। इस बकाया सारे ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इसका पुनः विज्ञापन निकला था 2025 में, तब भी इसमें कोई उसमें जो है योग्यता से संबंधित कोई समस्या आई और आयोग ने उसको कैंसल कर दिया। लेकिन अब आयोग ने पूरी कमर कस ली है और आपका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब बात पहले प्रश्न करते हैं कि इस विज्ञापन को आप देख रहे हैं तो इसमें कौन-कौन आवेदन कर सकता है? सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर स्पष्ट कर दी है पहले ही पेज पर, कि आपको ये बात ध्यान देनी है कि इसमें सिर्फ़ वही अभ्यर्थी मान्य होंगे जो पहले आवेदन कर चुके थे। कब-कब आवेदन कर चुके थे? 9/7/2022 और 23/5/2022 में जो अर्ह अभ्यर्थी थे, वे पुनः आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो कि योग्यता पूरी करते हैं अपनी 31/8 31/8/2022 तक, जो अपनी योग्यता को पूरी करते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की योग्यता है उसकी उसको आप पूरा करते हैं, और वो भी 31/8/2022। याद रखिएगा, 31 अगस्त 2022 तक जो बच्चे जो साथी, जो अभ्यर्थी अपनी योग्यता को पूरा करते हैं, वो इस विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं, चाहे उन्होंने पहले आवेदन किया हो या ना किया हो। ठीक है? 2 लोग आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनको आवेदन करना है। दूसरा, वे आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 31/8/2022 तक अपनी योग्यता को पूरा कर लिया था। ठीक है? अब ये क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ पर आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो बच्चे उन्होंने देख लिया कि इस विज्ञापन को समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, अगर आप इस योग्यता को पूरा नहीं करते हैं और आपने, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपने पहले भुगतान कर दिया हो, और आप जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो कि बिंदु 6 में इस विज्ञापन में दिया गया है उसको पूरा नहीं करते थे, तो आप आयोग के किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में पहुंचकर सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग प्रयागराज के नाम से संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र लिखकर अपना जो भी आवेदन पत्र है उसकी प्रति और बैंक का जो विवरण है उसको आप वापस करेंगे, उसको वहां पर देंगे, तो आपका शुल्क जो है आपको वापस कर दिया जाएगा, जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर दिया था और वो योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा। अब योग्यता के बारे में हम जो आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है? यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसकी जो आवेदन करने की तिथि और शुल्क भुगतान करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 28 अप्रैल 2026 है, और भुगतान की जो अंतिम तिथि है और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपका 27 मई 2026। पूरे 1 महीने का लगभग समय है। अपराह्न 11:59 तक आप जो है इस पे अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है? और इसमें कोई संशोधन आपको करना है, ऑनलाइन आवेदन में सुधार या कोई संशोधन है या शुल्क संबंधी कोई समस्या है, तो इसकी अंतिम तिथि हो जाएगी आपकी 30 मई 2026 तक, आप इसमें भी सुधार भी कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि पहले से घोषित कर दी गई है कि 28 मई 2026 को इसकी परीक्षा निश्चित है। ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को और डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली तो ये इन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि आपकी जो परीक्षा है वो 28 जुलाई में होगी और अभ्यर्थी को किस जनपद में जाके परीक्षा देनी होगी का जो परीक्षा जनपद है, जैसे कि 10 दिन पहले आपको पता चल जाता है, वो कहाँ होगी, वो आपको 18 जुलाई तक आपको पता चल जाएगा। आयोग के जो प्रवेश पत्र निर्गत होंगे, वो परीक्षा के 3 दिन पहले निर्गत होते हैं, तो आपको 25 जुलाई तक आपको उसका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। ये चीज़ यहाँ क्लियर हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं उनके पदों की संख्या के बारे में। तो पद निकले हैं, पूरे 107 पद निकले हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम आगे जो कि क्रमशः है उसको हम डिस्कशन करेंगे। पद हैं आपके पहले से जो फिक्स हैं, 107 पदों के लिए वैकेंसी निकली है और जो अपनी 31 अगस्त तक जो 2022 तक जो पूरी योग्यता को पूरी करते हैं, वे अपना आवेदन कर सकते हैं। ये एक तरीके से जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो सब कुछ चला, उन सब के पूरा अधीन है। सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, जो कि शब्दशः पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इस विज्ञापन को आप लेना चाहते हैं, तो उसकी ऑफिशियल साइट का जो लिंक है वो मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सीधे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा नीचे, तो उसका लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पर हम इसको शेयर कर दिया है मैंने, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको कैसे हमें जो है फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करते समय सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर कि ऐसे कितने कौन-कौन से अभ्यर्थी हैं जो आवेदन इनकी जो अपर लिमिट क्या है? आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख ना करने अथवा 31/12/2022 को 62 वर्ष से अधिक आयु पर होने पर सबमिट नहीं होगा। मतलब जो अपर एज लिमिट है वो आपकी 62 वर्ष है। ये एक चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है? और जो कि आपको अच्छे से पता है कि जो भी आपका हस्ताक्षर है, साइज़, फ़ोटो का साइज़ है, सिग्नेचर का साइज़ है, उसका एक फ़ॉर्मेट में ही होना चाहिए। अगर आप वो आप नहीं करेंगे तो ये फॉर्म आगे आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। और एक बात और, करेक्शन आप चाहते हो कि आपने फाइनल सबमिट कर दिया और करेक्शन में कुछ चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन आपने अगर जेंडर गलत भर दिया और कोई भी ऐसी जो चीज़ें जो कि आपने एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे मेन आपका कैटेगरी है, जेंडर है, वो चेंज नहीं होते हैं फॉर्म भरने के बाद, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे कि श्रेणी हो गई, आपकी आपकी जन्म तिथि हो गई, आपका जो जेंडर हो गया, आपसे जो करेक्शन टाइम जो खुलेगा, करेक्शन विंडो में हम इसको चेंज कर लेंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए जब भी आप भरें, उसके रजिस्ट्रेशन के दौरान ये चीज़ें एकदम सही तरीके से भरें। अन्यथा की स्थिति में फिर आप अगर गलत करते हैं, तो फिर आपको दोबारा से फॉर्म तो आप कर ही सकते हो, लेकिन उसकी फ़ीस पूरी ₹2000 निर्धारित की गई है। आयोग के द्वारा जो आपकी फ़ीस है, वो सामान्य वर्ग के लिए ₹2000 है, और जो आपका ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 2000, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ₹2000, एससी-एसटी के लिए ₹1000 फ़ीस को निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा, ₹1000 एससी और एसटी वर्ग के लिए। अब यहाँ पर ये सारी डिटेल यहाँ पर दे दी है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हम जो है यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि शैक्षणिक योग्यता, है ना? जो बहुत इम्पोर्टेंट है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर पॉइंट नंबर आप देख रहे होंगे 6, बिंदु संख्या 6 में इसको स्पष्ट किया है कि अनिवार्य शैक्षिक जो योग्यता है वो बीएड पद के लिए क्या है। इसके लिए पहले भी जब उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग की उच्च शिक्षा आयोग की तरफ से एक विज्ञापन जारी हुआ था, यह विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें बताया गया था बीएड की शैक्षिक योग्यता क्या होगी, तो वही यहाँ पर बताई गई है, वही मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। सिंपली आपके पास 2 तरीके हैं जिससे कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहली बात तो ये, अगर आपके पास एमए, एमएससी, आपके पास पीजी कुछ भी होना चाहिए। एमए की जगह हम एमए को हटा के हम यहाँ पीजी करते हैं, ठीक है? तो इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपके पास पीजी हो, प्लस आपका एमएड हो, प्लस आपका नेट हो, ठीक है? ये मिनिमम अर्हता पूरी हो जाती है। अगर नेट आपके पास नहीं है, अगर नेट आपके पास नहीं है तो पीएचडी होना चाहिए। उसकी कंडीशन है कि 2009 के मानक जो निर्धारित किए गए थे वो आपके पूरे होने चाहिए। अब 2009 वर्तमान समय में जितनी भी पीएचडी हो रही हैं वो 2009 के सारे मानकों को पूरी करती हैं, जिसमें आपका 6 महीने का कोर्स वर्क हो जाता है, 3 जो एक्सपर्ट उनके पास थीसिस जानी चाहिए, और मिनिमम ड्यूरेशन जो रहता है वो सारा अटेंडेंस का, सारी चीज़ें अब जो भी यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं वो सारा पूरा होता है।
पहले जो होता था वो शायद नहीं होता था, तो इसीलिए ये चीज़ इंक्लूड की गई है। पहली कंडीशन क्या है आपके पास, पीजी प्लस एमएड प्लस नेट ऑब्लिक आपका पीएचडी इन एजुकेशन होना चाहिए। क्लियर? अब दूसरी बात है कि अगर आपके पास पीजी एमएड आपके पास नहीं है, अगर आपके पास एमएड नहीं है तो क्या होना चाहिए? अगर आपके पास एमएड नहीं है तो पीजी होना चाहिए आपके पास, पीजी प्लस आपके पास होना चाहिए एमए इन एजुकेशन, एमए इन एजुकेशन, ठीक है? एमए इन एजुकेशन होना चाहिए, प्लस आपका होना चाहिए बीएड, प्लस आपका होना चाहिए नेट इन एजुकेशन ऑब्लिक करके आपका पीएचडी, वो कि 2009 के मानकों के अनुरूप। ये चीज़ आपके पास होना ही चाहिए। 2 ही कंडीशन है, तीसरी कोई कंडीशन नहीं। आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है और मैंने भी कई बार आपको इन सभी चीज़ों को समझाते हुए बताया भी है। तो निश्चित तौर पे आपको ये चीज़ें क्लियरली आपको समझ आ रही होंगी। 2 ही कंडीशन है आपके पास कि आपके पास या तो पीजी प्लस एमएड प्लस नेट ऑब्लिक आपका पीएचडी हो, या आपके पास पीजी हो प्लस एमए इन एजुकेशन हो प्लस बीएड हो प्लस नेट, और या आपका पीएचडी हो। क्योंकि कंडीशन आप देख रहे हो आपके पास यहाँ दिया है पहली ऑप्शन में, फर्स्ट पॉइंट में, कि आपके पास विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में आपका न्यूनतम 55% अंकों के साथ आपका पीजी होना चाहिए, एवं मतलब और क्या होना चाहिए, 55% अंकों के साथ आपका एमएड होना चाहिए। या दूसरे पॉइंट में क्या कह दिया, अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास पहला पॉइंट नहीं होता है, अथवा की कंडीशन में क्या कह दिया उन्होंने कि आपका पीजी होना चाहिए और साथ में होना चाहिए आपका एमए इन एजुकेशन प्लस आपका होना चाहिए बीएड। ये आपकी यहाँ तक कंडीशन वो पूरी बता देते हैं कि आपका इतना तो यहाँ पे ये होना चाहिए और ये यहाँ पे इतना होना चाहिए। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, सेकंड पॉइंट बताया है कि आपका शिक्षा शास्त्र विषय में यूजीसी द्वारा आयोजित नेट की जो परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया है, इतना आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या कह दिया कि अगर आपके पास नेट नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया, तो ऑब्लिक में आपका शिक्षा शास्त्र विषय में पीएचडी या डीफिल की उपाधि धारक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि यूजीसी है पीएचडी उपाधि प्राप्त करने हेतु न्यूनतम मानक निर्धारित किए हैं और उसकी प्रक्रिया जो विनियम है 2009 उसके अनुसार ही पीएचडी को की जो डिग्री है वो उपाधि प्राप्त की हो। ठीक है, तो ये कंडीशन है। और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो प्रश्न कर सकते हैं कि मेरे पास पीएचडी तो है पर एजुकेशन में नहीं है, तो मैं एलिजिबल हूँ। साफ साफ लिखा है कि एजुकेशन में ही आपका नेट होना चाहिए और एजुकेशन में ही आपका पीएचडी होना चाहिए। बहुत से बच्चे कहेंगे क्या इसकी कोई समकक्ष अर्हता है, तो समकक्ष अर्हता में बीएड की समकक्ष जो अर्हता रहती हैं, तो आपको यहाँ समझना कि अगर आपने एमए पीजी है, आपका एमए इन एजुकेशन है, बीएड नहीं है, उसके समकक्ष कोई डिग्री है जो बीएड के समकक्ष मानी जाती है, तो वो आपकी वैलिड मानी जाएगी। पर यहाँ पर सब्जेक्ट एजुकेशन ही होना चाहिए नेट और पीएचडी के लिए, ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और एक पॉइंट और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी जिससे जिनके मन में डाउट रह सकता है, क्या ऐसे भी हम अभ्यर्थी हैं बहुत सारे जो जिनके पास 55% का स्कोर नहीं है अपने पीजी में, तो क्या वो परसेंट का लाभ उनको मिलेगा या कैटेगरी के अनुसार या मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण नियम जो भी आच्छादित किए गए हैं उसके अनुसार संबंधित वर्ग जो होते हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए जो निर्धारित न्यूनतम अंक हैं उनकी छूट रहती है। मतलब जो यूजीसी कहती है जिसमें 5% का जो आरक्षण है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी कि ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ क्लियर होंगी। काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ क्लियर कर दी हैं और जिसमें आपको बता दिया कि आवेदन कौन कौन कर सकता है, पहली बात। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, पद कितने हैं और आवेदन शुल्क क्या होगा, अधिकतम आयु क्या होगी। अब हम बात कर लेते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स पर, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स भरते समय होने चाहिए। पहली बात तो ये कि सारे आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है वो आपके सामने होने चाहिए और जो निर्धारित साइज़ है आपका फ़ोटो साइन का वो होना चाहिए और फ़ोटो आपका एकदम विजुअल होना चाहिए। जैसा कि कंडीशन रहती है हर जगह, आपको पता होता है कि चश्मा लगा के नहीं लगवानी, फ़ोटो निकलवानी चाहिए, साथ ही साथ कैप लगा के, ये सारी जो चीज़ें होती हैं तो इसको लगा के अगर आप ऐसा करते हैं तो फ़ोटो क्लियरली समझ में नहीं आती है और वो एक तरीके से समस्या उत्पन्न होती है।
चयन का आधार आपका लिखित परीक्षा और आपका इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा में आपके 200 अंकों की होगी, इंटरव्यू 30 अंक का होगा। ये आपको सभी को पहले से पता है। यहाँ पर आरक्षण या वर्गवार अगर हाँ वैकेंसी की बात करते हैं तो वर्गवार वैकेंसी बीएड की कुल वैकेंसी आपकी 107 हैं। सह शिक्षा महाविद्यालयों के लिए 80 पद निर्धारित हैं। महिला महाविद्यालय के 27 पद निर्धारित हैं और महिलाओं हेतु जो क्षैतिज आरक्षण जैसे 20% रहता है वो 0 है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या 4 है। स्वतंत्र संग्राम सेनानी के लिए आरक्षित पद हैं 2, पहले से निर्धारित है ये, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है, एक सारणी दे दी है कि किस कॉलेज में कितने पद हैं और इस हिसाब से ये इसका बेनिफिट मिलता है आपको जब आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू जा रहे होते हैं, तो इंटरव्यू से पहले आपका प्रेफरेंस लिया जाता है कि किस कॉलेज में आप पहले जाना चाहते हैं। वहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने एक और ऐड की है कि अगर मान के चलिए एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि अगर सिर्फ 5 लड़कियाँ पास होती हैं और 5 ही तो और 5 वैकेंसी हमारे पास महिला महाविद्यालयों में हैं, तो सिर्फ हमारे पास ये अधिकार है कि हम आपको महिला महाविद्यालयों में ही भेजें। और कंडीशन अगर 5 से ज़्यादा कोई लड़कियां हैं, जो लड़कियों का मतलब फीमेल कैंडिडेट्स हैं और वो पास हो जाते हैं, तो फिर हम समायोजित करेंगे उनको सह शिक्षा महाविद्यालयों में। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्लियर की है। और जो आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आप SC/ST वर्ग में आते हैं तो इस फॉर्मेट में आपके पास जो SC/ST का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। दूसरा है आपके पास अगर जो OBC वर्ग के बच्चे हैं और साथी हैं, बच्चों का मतलब हमारे साथियों से ही है, तो उनके पास इस फॉर्मेट में आपका OBC का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और इसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जो EWS का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये आपका फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में ही आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट जो कि लगेगा। और विकलांग जो हमारे साथी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए फिजिकल हैंडीकैप का एक फॉर्मेट दिया गया है परिशिष्ट 4 में, तो इसको आपको इसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। और इसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए प्रमाण पत्र परिशिष्ट संख्या 5 में, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब ये सारे जो परिशिष्ट दिए गए हैं इसको आपको क्लियर करना है। और साथ ही साथ जो बच्चे परिशिष्ट संख्या 6 में यहाँ पर आपका जो PhD के आधार पर अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि उनको ये वाला सर्टिफिकेट परिशिष्ट संख्या 6 आपको मेंशन करना होगा, दिखाना होगा, शो करना होगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट है, आपका नेम है और आपके फादर्स नेम है, आपका टॉपिक नेम क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है या आपका सेशन क्या है, ये सारा आपको मेंशन करके रखना होगा और रजिस्ट्रार से इसको वेरीफाई कराना होगा। शपथ पत्र जो कि इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है होना चाहिए, पिछली बार भी इन्होंने दिया था, लेकिन जहाँ तक मुझे है उस समय की जो कंडीशन 2025 की वो ये कहीं लगा नहीं था। आई थिंक वो जो है इंटरव्यू के टाइम पे मेंशन करेंगे, उसको लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जिन अभ्यर्थियों को तैयारी करने में कोई समस्या हो रही है, ये सारी चीज़ें अभी तक मैंने समझा दिया कि कैसे क्या आपको फिल करना था। अब बात आती है तैयारी की। अगर आप अपने लेवल पर तैयारी करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ नहीं होता। और क्योंकि सेल्फ स्टडी में आपको अच्छे से पता है, सिलेबस आपके सामने है, आप पहले अपना एक एग्ज़ाम दे चुके हैं एजुकेशन का, तो आपको अच्छे से पता चल गया कि पैटर्न क्लियर हो गया है कि क्या पैटर्न अब आयोग रहेगा। पिछली बार की तरह अभी तक का जो ढर्रा चला आ रहा था वो नहीं रहने वाला। एकदम नए तरीके से, नए फ्लेवर के साथ आयोग ने अपने प्रश्नों को परोसा था और आप भी देखकर बड़े प्रसन्न हुए थे और सभी लोग प्रसन्न हुए थे, हर एक विषय का व्यक्ति प्रसन्न हुआ था। तो वही पैटर्न अब जो एग्ज़ाम है आपको देखने को मिलेगा बीएड के में भी। जो भी साथी हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे इन दिए गए कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहला जो हमारा कोर्स है वो आपका UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का बीएड के लिए कोर्स है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, 100 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, प्लस आपको एक ई बुक मिलेगी जो कि जिसमें आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 7,500 से ज़्यादा जो वन लाइनर क्वेश्चंस आपको इसमें इंक्लूड मिल जाएंगे। सारी चीज़ें मतलब आपको अगर आपने एक कोर्स ले लिया तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको वीडियोस मिल जाएंगे, PDFs नोट्स मिल जाएंगे, आपको जो है 100 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, ई बुक भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और जो साथी जिनके पास पहले से सारा स्टडी मटेरियल है, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे इस प्रैक्टिस सेट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि 7,500 क्वेश्चन हमारी जो ई बुक रहेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इसके साथ ही, प्रैक्टिस सेट के साथ ही। और जिनको लगता है कि प्रैक्टिस सेट हमारे पास काफ़ी पर्याप्त हैं, सिर्फ हमें क्वेश्चंस की आवश्यकता है, तो आप हमारे इस ई बुक को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस
सारी कंटेंट को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स जो कि विज्ञापन संख्या 51 बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर क्लियर हो गए हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप हमारे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे और आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी प्रश्न अगर और भी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको अवश्य देंगे। ध्यान रखिएगा, योग्यता सारी मैंने क्लियर कर दी है। जो भी पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंथी भी हुआ है, पर कोई बात नहीं, चीज़ें अगर क्लियर करनी है थोड़ा समय आपको देना पड़ता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए और फॉर्म भरने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।